आपको कल हमने तुमको बता दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि अणु क्या होता है। ठीक है, अणु क्या होता है यानी एटम। उसके बाद में हमने बात कर दिया था परमाणु। ठीक है, परमाणु या मॉलिक्यूल्स। दिखाई दे रहा है बोर्ड ना? बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? जी, सब ठीक है। ठीक है। अब एटम के बारे में हमने तुमसे कल बात किया था, एटम क्या चीज होती है कि फटाफट चलो पिछला रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। हमने कहा था एटम क्या है। एटम किसी भी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी अवस्था में दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र नहीं रह सकता। यही बात हुई थी। परमाणु की बात किया था हमने हमने कहा है ढेर सारे अणुओं के मिलने से क्या बनता है, परमाणु बनता है। यह तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण होता है जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यही बात हुई थी। और हमने तुमसे कहा था कि एक अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, या अगर वह तत्व है तो, लेकिन अगर वह यौगिक है तो एक ही तत्व में, या सॉरी एक ही यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, आगे अणु होंगे। तो ये बात हो गई थी कल। उसके बाद हमने तुमको क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना हमने क्या कहा था भाई, परमाणु की क्या है, एक संरचना है। ये आप समझ गए थे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। हमने कहा था परमाणु की संरचना भी समझ लीजिए। तो हमने कहा था परमाणु का जो है लगभग जो भाग होता है, परमाणु का लगभग जो भाग है वो क्या है, खोखला है। जबकि उसका केंद्र भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, वो क्या है, ठोस है और क्या है, धनावेशित है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था अल्फा किरणों की बमबारी करके। ठीक है, सोने की पन्नी पर या प्लेट पर, सोने की प्लेट पर अल्फा किरणों की बमबारी करके किसने खोज किया था, रदरफोर्ड ने खोज किया था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का लगभग जो भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, जबकि बीच का भाग क्या होता है, ठोस होता है या धनावेशित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई ना। ठीक, और अब समझो मेरी बात को ध्यान से। अणु समझ गए, परमाणु समझ गए, परमाणु की संरचना समझ गए। कल ये बात हो गई थी परमाणु की संरचना पर। ठीक है, और हमने तुमसे कहा था कि जो केंद्र के जो अगल बगल वाला भाग होगा, यानी ये जो परमाणु, परमाणु का केंद्र होता है धनावेशित, परमाणु के जो बाहर का संरचना है या परमाणु के बाहर की जो भाग है वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि केंद्र भाग धनावेशित होता है, जबकि परमाणु के किनारे का भाग क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। और हमने तुमसे कहा था कि परमाणु का धन आवेश भाग जबकि बाहर का ऋण आवेश भाग आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, अणु संरचना समझ गए हो कि बीच का भाग क्या है, धनावेशी, जबकि बाहर का भाग क्या है, ऋणावेशी, और दोनों आपस में बराबर रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। यही बात तो समझानी थी। अब हम बात करेंगे, अब परमाणु संरचना हो गई। ठीक है, अणु समझ गए, परमाणु समझ गए, परमाणु संरचना समझ गए। अच्छा, कल का हमको ये बताओ, कल का तो ज्वाइन थे। चलो, तो परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु सिद्धांत, ठीक है, सबसे पहले दिया था कणाद में, ये ऋषि कणाद। लेकिन आपको क्या लिखना है अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, सबसे पहले भारत में अगर पूछ लेगा तो भाई कणाद ने। अगर आपसे पूछेगा कि अगर कणाद नहीं दिया होगा, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए परमाणु सिद्धांत किसने दिया सबसे पहले, तो वह जॉन डाल्टन ने दिया था। दिया तो सबसे पहले ऋषि कणाद नहीं था, लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, सबूत नहीं है आपके पास, एविडेंस नहीं है, इसलिए आप क्या कहोगे, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने। क्लियर हो गया बात भाई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब समझेंगे आज हम लोग परमाणु संरचना के बाद में परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु संख्या, सॉरी। देखें, हमने कहा किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु में के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे ही होता है धन आवेश, जिसकी वजह से पूरा नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो प्रोटॉन की वजह से ही पूरा नाभिक क्या है, धन आवेशित है। अब हमने कहा कि प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धन आवेश है,
ठीक है। और न्यूट्रॉन फिर क्या है, तो न्यूट्रॉन होता है उदासीन। और इस प्रोटॉन पर धनावेश की वजह से न्यूट्रॉन पर भी क्या है, जब उदासीन है तो इससे बढ़िया क्या है कि प्रोटॉन का ही धनावेश कौन ले लेता है, न्यूट्रॉन ले लेता है, इसलिए पूरा का पूरा नाभिक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब हमें बताना है परमाणु संख्या। तो हमने कहा कि इस जो ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, ठीक है, ये जो परमाणु है, अब इस परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे, वही उस परमाणु की या उस तत्व की क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कार्बन, कार्बन होता है 6 12, ठीक है। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या है, 6। परमाणु संख्या कैसे, अब ये 6 कैसे आया, तो मैंने कहा भैया इसके जो केंद्र यानी कार्बन का जो परमाणु है, उस परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। आई बात समझ में। तो जितना परमाणु की संख्या होगी किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र में, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका परमाणु संख्या होता है। क्लियर हो गई, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, वही उसका एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है। याद रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या क्या है, 6 है, और परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है, तत्व की परमाणु क्रमांक होता है, वही तत्व का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और परमाणु संख्या भी कार्बन की क्या है, 6 है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित रहेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, अब समझो एक चीज और, यहाँ तुमने एक चीज समझ लिया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही उस परमाणु की क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या है कि परमाणु के अंदर मान लेते हैं कि कोई परमाणु है और उसके परमाणु के नाभिक में, कोई परमाणु है और उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या है, 6 है। और तो एक चीज याद रखना, अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसके बाद चारों तरफ जो इसका चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या भी क्या होगी, 6 ही होगी। आगे बात समझ में, तो याद रखना भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित होगा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो याद रखना भाई, अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु जो है संख्या 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी, ये तो मैं मानूंगा, ठीक है। वरना मदर इंडिया का सॉन्ग सुना है तुमने, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा। चलो, देखो भाई, अब समझ गए इसको। तो हमने कहा किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उसके बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। तो नोट करके आप देखो इधर, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, देखो। अब एक चीज तुम समझ गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो तुम समझ गए हो। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको बात समझ में आ गई है, अरे मैं कहाँ चला गया, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब परमाणु भार समझो क्या होता है, हमने कहा, ठीक है। और अब तुमको एक चीज और भी मालूम है कि परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब परमाणु भार क्या होता है कि किसी भी पदार्थ, सॉरी, किसी भी परमाणु के, ठीक है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ही क्या होता है, परमाणु भार होता है। परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना भाई, किसी भी परमाणु का जो है किसी भी जो है परमाणु के नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, परमाणु भार मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे निकालते हैं परमाणु भार की, अगर हम बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर ही क्या होता है, परमाणु भार होता है। अब हमने तुमसे कहा कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, ठीक है। और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, एक है। तो एक और एक प्लस कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन H एक होता है, लेकिन इसका परमाणु भार क्या होता है, दो होता है। अब हमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, परमाणु भार यानी ए माइनस से पी घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हमने तुमसे कहा मान लो तो लिथियम Li7 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और इसका परमाणु भार है 7। ठीक है, तो हमने तुमसे कहा अगर इसमें हमको पता करना न्यूट्रॉन कितना है, तो 7 में से हम क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये याद रखना भाई। और अगर तुमको परमाणु क्रमांक निकालना है तो आप क्या करोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दो। तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपने निकाली है 4, अब प्रोटॉनों की संख्या 3। ठीक है, और यहाँ पे अब परमाणु भार कितना आ गया, 7। तो 4 और 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है, किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होता है दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, परमाणु भार मिल जाएगा। ठीक है, उस तत्व का क्या मिल जाएगा, परमाणु भार मिल जाएगा। हमने तुमसे कहा अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि भाई आपको नहीं मालूम कैसे निकालना है, तो क्या कीजिएगा भाई, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 6 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। तो अब क्या है, तुमको ये तो मालूम है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, ठीक है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है उसका, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने तुमसे कहा कि अगर हम परमाणु भार में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा दें, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें, ठीक, परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। आप देख रहे हो आप यहाँ परमाणु भार कितना दे रखा है, 12 और माइनस, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6। तो बराबर अब क्या, 12 में से 6 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 6। तो मालूम पड़ा कि कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, परमाणु भार जितना भी हम्म। होगा उसका, ठीक है, उसमें से क्या घटा दोगे, प्रोटॉन घटा दोगे तो क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। समझ गए, ये बताओ हमको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। यही हुई। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। बेरिलियम पाँच। बी 4, परमाणु भार 9, न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें, पाँच। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सीख गए हो तुम। हमारा न्यूट्रॉन कितने होंगे, 5। तो बस परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आज जाना चार्ट देखना, ठीक है, उसमें आवर्त सारणी देखना, उसमें से ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, सबके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, इस तरीके से निकालना। ठीक है, तो आज का ये यहीं पे खत्म करते हैं सेशन, कल फिर मिलेंगे हम।